आयशन नसीम और मैं यूनिटी ऑफ थॉट्स के प्लेटफॉर्म से ये फिजिक्स की हमारी ओ लेवल्स की पार्ट 1 की क्लासेस हो रही है। ये हम चैप्टर नंबर 3 जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास फोर्सेस, उसकी हम पास पेपर्स बुकलेट से उसको सॉल्व करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। अच्छा, ये फोर्सेस वाला जो चैप्टर है बेसिकली इसमें टॉर्क की बात होती है और फोर्सेस की, ठीक है। कि फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से जब टर्निंग इफेक्ट आए जिसमें कोई भी चीज जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी रॉड है, उसको ऐसे पिवट पॉइंट पर रखा और एक साइड पर अगर हम इस पर कोई भी ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है, ब्लॉक रख दें और वो क्या करेगा, अगर एक साइड पर ब्लॉक रखेंगे तो डेफिनेटली वो विल मूव डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेगा और इसको हम क्या कहते हैं कि ये मूवमेंट हो रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक नट है उसको हमने टाइट करना है, फॉर द टाइटनिंग ऑफ नट कोई स्पैनर यूज कर लेते हैं हम, ठीक है, ऐसे कोई स्पैनर यूज करते हैं उसके नट को टाइट करने के लिए, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट आता है इस तरीके से हम इसको मूव करें, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसको जरा देख लेते हैं। ये हमारे पास है, सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जैसे क्लॉक में जैसे हमारी नीडल्स होती है ना, इस डायरेक्शन से वो किस डायरेक्शन में ऐसे मूव करती हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ठीक है, तो ये इसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, तो ये होता है टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जस्ट जो है मोमेंट ऑफ फोर्स का इंट्रोडक्शन है जिसको टॉर्क कहते हैं। जब भी टर्निंग इफेक्ट आएगा इस तरीके से उसको कहते हैं हम मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। अच्छा, दो दो टाइप की मैं कह रही थी मूवमेंट्स होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। अगर तो जैसे ये क्लॉक की तरह मूव करे, जैसे नीरज जाती है ना ऐसे, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है अगर, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूव करे उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर इसके ऑपोजिट हो, यानी मूवमेंट अब हमारी हो रही है, ये फिर से हमारी मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, सॉरी, हमारी मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो ये देखिए ये क्लॉक की तो डायरेक्शन दूसरी होती है ना, ये इस साइड पे हो रही है, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये अभी हमने बात की है सिर्फ कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है। गर्ल्स ये समझ आइए आपको, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होती है और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज हो या एंटी, इन दोनों में टर्निंग इफेक्ट तो हो रहा है ना, ठीक है, यानी नट अगर बेशक इस साइड को मूव करे या फिर नट इस साइड को मूव करे, टर्निंग इफेक्ट तो हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें टॉर्क या फिर टॉर्क का दूसरा नाम है हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इसमें जो है उसकी अकर हो रहा है। तो ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, और जब भी कोई मूवमेंट हो जिसमें टर्निंग इफेक्ट यानी गोल गोल ऐसे चक्कर हो तो उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, उसके बाद एक चीज हमारे पास आती है इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम एक चीज आती है हमारे पास। इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जब भी किसी भी मतलब दो मूवमेंट्स हो रही हैं, क्लॉकवाइज भी हो रही है एंटी क्लॉकवाइज भी हो रही है, लेकिन दोनों की जो अमाउंट है वो सेम हो, यानी जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो भी वो चीज जो है वो मूव नहीं करेगी, वो स्टेबल हो जाएगी और उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम तभी होगा जब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल हो जाएं। गर्ल्स ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है एक हुक्स लॉ जो है उन्होंने डेफिनेशन बताई है। हुक्स लॉ आप में से किसी को प्रीवियस नॉलेज है इसके बारे में? हुक्स लॉ क्या होता है, कोई प्रीवियस नॉलेज है आपके पास? अच्छा, मैं बताती हूँ जरा। हुक्स लॉ क्या होता है कि अगर एक स्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, अभी ये टाइट फॉर्म में, ठीक है, हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया, अब ये देखो, अब हमने इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया। जब आप फॉर एग्जांपल हम हाथ से स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम कोई फोर्स तो लगा रहे हैं ना इसके ऊपर, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए हमने डाउनवर्ड ऐसे फोर्स लगाई। अब जाहिर सी बात है जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये अब इसके बाद क्या होगा, ऐसे इसमें एक्सटेंशन होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इतना स्ट्रेच हो चुका है,
जब हमने एफ फोर्स लगाई इसके ऊपर, तो पहले ये कितना था, इसकी पोजीशन यहाँ तक थी, तो ये जो इंक्रीज हुआ है ना इसमें, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। यानी जितना ये एक्सटेंड करेगा उसको बोलेंगे स्प्रिंग, जितना अपनी पोजीशन से नीचे आया है वो होती है उसकी एक्सटेंशन। तो हुक्स लॉ हमें ये कहता है कि आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा एक्सटेंशन होगी। फिर से बात सुने, ये बात भी कॉमन सेंस की है कि हम जितने ज्यादा फोर्स के साथ ये स्प्रिंग को ऐसे नीचे की तरफ मूव करेंगे, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जाहिर सी बात है उतनी ज्यादा एक्सटेंशन होगी ना इसमें। ठीक है गर्ल्स, बस इतनी सी बात है। हुक्स ने भी यही कहा, हुक्स एक साइंटिस्ट था ना, फिजिस्ट था, तो उसने कहा कि आप स्प्रिंग पे जितनी ज्यादा फोर्स लगाते हो उतनी ज्यादा एक्सटेंशन आती है। ठीक है, और एक्सटेंशन को उसने लिखा फोर्स को एफ से और एक्सटेंशन को फॉर एग्जांपल एक्स से लिख दिया, एक्स स्मॉल एक्स से। ठीक है, तो हुक्स लॉ में हम लिखेंगे कि हुक्स लॉ ने ये कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। फोर्स इज, वो आप खुद लिख लीजिएगा, मैं ये बस इतना लिख रही हूँ। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के। इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की ही बात की थी उसने, इन अ स्प्रिंग, इन अ स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। फिर ये देखिए, उसको अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें, फोर्स को लिखा एफ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता है ये साइन जो है जिसको मैं ये लिख रही हूँ, स्मॉल ए से थोड़ा मिलता जुलता है, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, स्मॉल ए जैसा भी नहीं होता वैसे, ये थोड़ा चेंज होता है। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको पता है? नो मैम। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा रिलेशन है कि जिसमें एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी, यानी इनका डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स एफ लिखा, एक्सटेंशन को मैंने बोला आप स्मॉल एक्स से लिखें। ठीक है, तो अगर यानी आप फोर्स बढ़ाते हो तो एक्सटेंशन ज्यादा होती है ना स्प्रिंग में, यानी फोर्स ज्यादा लगाओगे एक्सटेंशन ज्यादा होगी। अगर आप फोर्स कम लगाओगे तो एक्सटेंशन भी कम होगी। ठीक है, तो इस जो इन दोनों के दरमियान रिलेशन है ना, वो डायरेक्ट रिलेशन है। एक इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज करेगा दूसरा भी डिक्रीज करेगा, तो इस रिलेशन को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसको फिर हम इससे डिनोट करते हैं। समझ आइए, मैं पूछ रही हूँ किसी से? यस मैम। अच्छा जी, आबरू आप बताएं बेटा। यस मैम। अच्छा, एक एक करके पूछती हूँ। आबरू आप बताएं, हुक्स ने क्या कहा था स्प्रिंग के बारे में? हुक्स ने कहा था इफ द फोर्स इज इफ फोर्स इंक्रीजेस तो एक्सटेंशन विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ वेरी फोर्स विल गुड, डिक्रीज द एक्सटेंशन विल आल्सो डिक्रीज। वेरी गुड। अच्छा कोमल, अब आप बताएं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? जितना उस पे लोड आ रहा है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि दो चीजों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन हो। उसका क्या मतलब है, ये देखो जैसे मैंने लिखा है, ये डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है? एफ से क्या होता है? फोर्स, यानी फोर्स इंक्रीज अपवर्ड, मैंने साइन लगाया कि फोर्स अगर इंक्रीज हो तो ये एक्स क्या होता है बेटा? एक्सटेंशन भी इंक्रीज होगी, हाँ, एक्सटेंशन भी इंक्रीज एक्सटेंशन भी। होगी, वेरी गुड। और अगर फोर्स डिक्रीज हो एक्सटेंशन भी डिक्रीज होगी। तो ये देखो इनका डायरेक्ट रिलेशन बना। यस मैम। डायरेक्ट है ना, तो इसको ही कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि दोनों एक साथ ही ज्यादा हो रहे हैं, एक साथ ही कम हो रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि ये उसने लिख दिया है हमारे पास, हुक्स लॉ ने ये दे दिया है कि एफ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन तो हम फॉर्मूलाज में यूज ही नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, इक्वल यूज करते हैं ना। अच्छा, फिर यस एफ मैम। को अब हाँ, प्रोपोर्शनल को आप इक्वल साइन में चेंज कर सकते हो, यानी जहां प्रोपोर्शनल उसकी जगह क्या लिख दो, इक्वल लिख दो। लेकिन एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि आपने साथ में कोई कांस्टेंट ऐड करना है। कांस्टेंट यानी कोई ऐसा भी, कोई भी अल्फाबेट, के हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई भी अल्फाबेट लिख दो जिसकी वैल्यू सेम रहे, उसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब ही क्या है, जो सेम रहे। अब हुक्स ने क्या यूज किया, हुक्स ने के यूज किया, तो हम भी के ही लगाएंगे, हम अपनी मर्जी से ए बी सी में से कुछ और नहीं लगा सकते, क्योंकि हुक्स ने इन्वेंट किया था, तो हुक्स की
प्रोपोर्शनल की जगह अब मैं क्या लिखूंगी? F no K. नहीं इक्वल लिखूंगी ना, हाँ इक्वल भी और के भी, ठीक है, इक्वल भी और के भी, और एक्स की जगह क्या लिखूंगी? X. एक्स की जगह एक्स ही लिखूंगी, ठीक है। तो ये है बेटा हुक्स लॉ। और ये एफ इज इक्वल टू के एक्स कैसे आया? आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? इज इक्वल टू के No. क्यों लगाया? मनहा आप बताएं बेटा, क्या हम प्रोपोर्शनल को इक्वल साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि ये स्प्रिंग का था तो के का एक स्पेशल नाम है, के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। के का नाम क्या है? स्प्रिंग Spring कांस्टेंट। constant. अच्छा, अगले क्वेश्चन में ये बोल देंगे भी कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट आप हमें फाइंड करके बताएं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला है, फॉर फोर्सेस अप टू 120 न्यूटन अ स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ। आगे हुक्स लॉ ही हमारे पास यूज होगा। कहते हैं एक स्प्रिंग है और उसके ऊपर फोर्स लग रही है 120 न्यूटन की। एक स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लग रही है, फोर्स लिख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 120 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। और वो कह रहे हैं कि इसमें हुक्स लॉ अप्लाई होगा। फोर्स ऑफ 120 न्यूटन जब लगाएंगे तो एक्सटेंशन आएगी 64 मिलीमीटर। ये देखो, ये डाटा आपको नजर आ रहा है, छोटा सा लिखा वैसे 64 मिलीमीटर। तो एक्सटेंशन हम लिखेंगे स्मॉल एक्स, वो है हमारे पास 64 मिलीमीटर यानी mm। तो कहते हैं ड्रॉ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर द स्प्रिंग लोड अप टू 120 न्यूटन। उसके लिए आप, ये पहली बात है कि ग्राफ बना के दिखाएं कि कैसा बनेगा। उसके बाद आप क्या करें, अच्छा जी ग्राफ बना लेते हैं पहले। बेटा जब ग्राफ हम बनाएंगे तो यहाँ ये दो चीजें तो उन्होंने दे दी है ना, फोर्स कितनी है 120 और एक्सटेंशन 64। अब यहाँ इसको ना गौर से देखते हैं, जरा इसको ना करीब कर लेते हैं हम। ये नहीं जी, रुको, ये इतना मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लूं इसका, फिर इसको ना हम इरेज कर देंगे। अच्छा, ये इरेज करते हैं हम, और इसको जरा ग्राफ को देखते हैं करीब से। अच्छा, ये देखें हमारे पास जो फोर्स है ना, ये वाई एक्सिस पर लिया, ये 100 है और ये 150 है। तो 120 हमने 120 लेना है ना, हमने फोर्स लेनी है 120, तो वो उसके बीच में कहीं होगी। लेकिन हम ऐसे गैस तो नहीं ना लगा सकते यहाँ होगी यहाँ होगी, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब ये देखें, एक बड़े बॉक्स में कितने बॉक्सेस होते हैं छोटे? 10. 10 होते हैं ना, और ये है 100 से 150 तक, यानी ये बड़ा बॉक्स किसके इक्वल है? 100 से लेकर 150 के दरमियान क्या आता है? 50. 50। यानी एक फुल बॉक्स, बड़ा बॉक्स 50 का है, तो छोटा बॉक्स किसके इक्वल होगा? वन स्मॉल बॉक्स, वन स्मॉल बॉक्स। बड़ा अगर 50 का है तो छोटा, वेरी गुड, 10 से डिवाइड करके आएगा 5। अगर छोटा 5 है तो इसका मतलब है अब 100 से हमने जाना है, 100 से हमने जाना है 120 पर, कितने बॉक्सेस ऊपर जाएंगे? वेरी गुड। मनहा की आवाज आ रही है, बाकी बच्चों को समझ आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा जी, ये देखो, ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4, ये है बेटा 4, ठीक है, ये है 4, ये है 4। तो यहाँ पर आपने ना ऐसे करना है, आपने पेन या बॉल पॉइंट से ऐसे करना है, और यहाँ पर आपने लिख देना है कि ये 120 है। ठीक हो गया, ये 120 न्यूटन है। बेशक एन साथ ना लिखें, 120 लिख दिया हमने। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन उन्होंने हमें दिया 64 मिलीमीटर, 64 मिलीमीटर। अब यहाँ देखते हैं, ये है 60 और ये है 80, यानी इसके बीच ही हमारा 64 मिलेगा, बट एग्जैक्टली वेयर? अब ये देखो, बड़े बॉक्स में अगेन 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब ये 60 से 80 तक है, तो एक बिग बॉक्स किसके इक्वल होगा? एक बड़ा बॉक्स 2 के equal. 20 के। आपने डायरेक्ट वो कैलकुलेट कर लिया था स्मॉल वाला? अच्छा, ये Yes, देखो ma'am. एक, वेरी गुड, बिग होगा 20 के। अभी मैं स्लो लेके चल रही हूँ ना, अभी नया नया हमारा, तो स्मॉल बॉक्स किससे इक्वल आएगा? 2 के। तो 64 कहाँ पर आएगा फिर? सोच के बताना। 2. वेरी गुड, 1 वेरी box. गुड।
अच्छा, ये सोचने में वैसे अगर हमें ये ग्राफ को स्मॉल बॉक्सेस और बिग बॉक्स अगर हमें कैलकुलेट ना करने आते होते तो हमने पता है क्या करना था, हमने कहना था अच्छा ये 60 है 1 2 3 4 हमने यहाँ बना देना था 4। लेकिन अब क्योंकि हमें पता है तो हम बोलेंगे ये तो 2 बॉक्सेस के बाद में आता है। ठीक है गर्ल्स? यस मैम। ओके, अच्छा ये देखो ये 60 और ये 2 बॉक्सेस हमारे बन रहे हैं यहाँ पर। आप इसको ऐसे लाइन लगाना और लिख देना ये है 64 मिलीमीटर। अब ये देखो आपने इसको ना सीधा ऐसे ले जाना, इसको ऐसे डायरेक्ट ऊपर ले जाओ, आपने इसको भी ऊपर ले जाना है और इसको भी यहाँ ले जाना है जब तक ये दोनों मीट ना कर जाएं। ठीक है, इन दोनों ने मीट करना है आपस में ना। ठीक है, अब ये एक्यूरेसी तो नहीं आ सकती क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं सॉफ्ट बोर्ड पे। जब आपके पास हार्ड कॉपी होगी ना यानी पेपर में, तो आप डायरेक्ट ऐसे स्केल से कर देना। तो ये देखो ये हमारा बन गया। हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं ना। तो ये हमारा ये मीट हो गया, तो आपने उसके बाद क्या करना है, इसको आपने डॉटेड लाइन से करना है, इन दोनों को डॉटेड लाइन से। ठीक है, डॉटेड लाइन से करने के बाद मेन हमारा ये बनेगा यहाँ पर, ये हमारा मेन ग्राफ है कि इसको आपने ओरिजिन से मैच करना है, ऐसे स्केल रखना एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये है बेटा हमारा ग्राफ। ग्राफ बनाना मजा आया? यस मैम। ये देखो, ओहो ये देखो हमने क्या कर दिया। चलें जी, इसको दोबारा से जूम करते हैं ताकि हमने जैसा ग्राफ बनाया था इसकी स्क्रीनशॉट आ जाए हमारे पास। हाँ ये था। अच्छा गर्ल्स ये थोड़ा सा हिल जाता है स्क्रीनशॉट लेते हुए, रुको जरा। रुको जरा, ये इसका ना टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा ये आपको ना खुद ही देखना पड़ेगा, इसकी तो स्क्रीनशॉट ही नहीं ना, ये मूव हो जाता है बार बार स्क्रीनशॉट लेते हुए। मैम मैंने ओहो, रिकॉर्डिंग करी है ना, उसमें समझ आ जाएगी। हाँ चलो ठीक है, ये भी बात सही है। अच्छा जी, उसके बाद है बेटा ये ग्राफ हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। शुरू में ये देखो ना हमारी स्पीड स्लो होती है, जब एक दफा हमें ये चीजें आ जाएंगी तो नेक्स्ट हम फास्ट फास्ट कर लेंगे। अब कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब कह रहे हैं आप कैलकुलेट करें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, यानी हमें के कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। अब ये क्वेश्चन बेटा सेकंड पार्ट है इसी का, तो हम क्या करेंगे, डाटा वहीं से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फोर्स हमारे पास कितनी थी बताएं जरा। 120 न्यूटन। वेरी गुड, 120 न्यूटन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन कितनी थी, एक्स 64 mm। एक्स की वैल्यू मिलीमीटर। तो आपने क्या करना है इसको, क्योंकि ये तो अपने ऐसे यूनिट में है ना, फोर्स न्यूटन में है, तो इसलिए हमें एक्स को भी यानी एक्सटेंशन को भी उसके यूनिट में करना पड़ेगा, दैट इज मीटर नॉट मिलीमीटर। तो हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या बनेगा, अगर 1000 से डिवाइड किया जाए तो आई थिंक 0.064 मीटर। ठीक है, यस मैम, 0.064। अच्छा जी, 1000 से, क्योंकि बेटा मिलीमीटर को हमने मीटर में करना है, तो मिली का होता है 1/1000 वैल्यू, 10⁻³ यानी 1/1000। अच्छा ये देखो